गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, उसको ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो मेन हमारा जो कंसर्न होगा वो इसी पर होगा। इसी चैप्टर को थोड़ा और आगे जा करके या अभी ही कैलोरीमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बिल्कुल इनिशियल लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं समझते हुए। ठीक है, सबसे पहले ये बात होती है कि अगर मैं बोलूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपको इसको हीट करना है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपको इसको क्या करना है? हीट करना है, तो आप तुरंत बोलोगे, मैं बोलूँगा कि अच्छा देखो हीट का जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है, तो आप बोलोगे सर इसको जब आप हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा। यही तो कॉमन दिमाग में हमारे होता है कि जब भी किसी बॉडी को whenever we give some amount of heat to any body its temperature rises। यस सर। नहीं, किसी भी बॉडी को जब आप हीट करते हो तो हमेशा उस बॉडी का टेम्परेचर राइज करे कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो सर क्या हो सकता है? हो ये सकता है चाहे तो वो बॉडी अपना फेज ट्रांसफॉर्मेशन करे, चाहे तो वो बॉडी, पहली बात क्या हो गई, चाहे तो वो बॉडी अपना फेज ट्रांसफॉर्म करे, चाहे तो उस बॉडी का टेम्परेचर राइज करे। यानी कि जब भी किसी बॉडी को हीट दिया जा सकता है, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ टू फिनोमेना अकर्स। इट मे बी there may be a phase transformation takes place or the temperature rise of that body may takes place। और ये भी हो सकता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, यानी कि फेज का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो और उसका टेम्परेचर भी राइज करते चला जाए। यानी कि जब भी आपसे कोई बॉडी पूछ ले, कोई भी आदमी पूछे किसी बॉडी को, किसी सिस्टम को जब आप हीट देते हो तो क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, देन यू हैव टू से फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। Second, there may be a temperature rise can be seen, and the third point, there may be a temperature rise can seen। और थर्ड पॉइंट क्या है? इन दोनों का चाहे फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए और टेम्परेचर भी बॉडी का राइज कर जाए, दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती हैं। क्लियर है बात? तो अब यहाँ पे इस चीज को इतना समझ लो, आप इसको लिख भी लेना जरूर से। उसका तुरंत अगला क्वेश्चन ये आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन? तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, इसको ही हम लोग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। और जनरली हम लोग तीन स्टेट मानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सिस्टम का, चाहे इट मे बी इन अ स्टेट ऑफ सॉलिड और इन अ स्टेट ऑफ लिक्विड और इन अ स्टेट ऑफ गैस। ठीक है, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी बॉडी को हीट दे रहे हो तो सॉलिड में होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और हीट देते रहे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी उल्टी घटना भी पॉसिबल है। उल्टी घटने का मतलब क्या हो गया कि वो गैस है, उसे आप हीट लोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और कन्वर्ट लिक्विड जो है वो मे बी कि आपको सॉलिड में फिर से कन्वर्ट करके मिल जाए। यानी कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों घटनाएं ही पॉसिबल है। मतलब ये घटनाएं ऐसी हैं जो लगातार उल्टी भी जा सकती हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब इस चीज को समझिए कि ये आपसे पूछा जाए व्हाट इज द use of energy in phase transformation, what is the need of energy in phase transformation। तो एनर्जी का क्या जरूरत है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक, तो अब जरा समझो, कोई भी सॉलिड बॉडी, मैं सॉलिड का एग्जांपल लेके समझाता हूं। ठीक है, तो सोचो कोई भी जो सॉलिड बॉडी है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से बांध के रखते हैं। ठीक है, तो जब आप हीट देते हो तो वो बॉन्ड ब्रेक करता है और मॉलिक्यूल्स फ्री होते चले जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी बॉडी का फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तो जो हीट है वह उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज कर लिया जाता है। यही सेम टू सेम घटनाएं लिक्विड के लिए भी यूज कर ली जाती हैं। लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स होते हैं दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं एज कम्पेयर्ड ऑफ गैस, तो उसी बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है एनर्जी दे करके। उसके कारण से उसके मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं ताकि इधर उधर वो घूम सकें। क्लियर है बात? तो क्या एनर्जी की नीड होती है ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन? बात समझ में आ गई? अब एक यूनिक बात जो आप जरूर से नोट में लिख लें, नोट बना करके लिख लें, जरूर से लिखें इस बात को, वो भी मैं आपको बोल देता हूं। किसी बॉडी का, मान लो मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाना चाहूँ इस बात को कि मैंने क्या क्या 1 ग्राम आइस ले लिया है। क्या लिया है मैंने? 1 ग्राम आइस ले लिया है। तो सोचो जरा, 1 ग्राम आइस को मैंने क्या क्या हीट देना शुरू कर दिया, तो निश्चित है जैसे जैसे समय बदलता चला जाएगा वैसे वैसे जो आइस है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ आइस
इनटू वाटर, इस प्रोसेस के दौरान किसी भी हालात में टेम्परेचर का राइज पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक कि एक एक बूंद, एक एक ग्राम, एक एक बूंद तो नहीं, वो तो सॉलिड है, तो एक एक ग्राम ऑफ जो आइस है वो 100% ना कन्वर्ट हो जाए एक एक ग्राम ऑफ वाटर में। यानी कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए पहले आइस का वाटर में, उसके बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ में आई क्या? ऐसा बिल्कुल से आप ये ना समझ लें, बिल्कुल भी ना समझें। जब तक आइस है तब तक उस सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री से राइज नहीं कर सकता है, नहीं है। हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इवन 1 ग्राम भी उस सैंपल 1 kg वाले में अगर 1 ग्राम भी आइस बच गया तो पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सी ही रहेगा। ठीक है, 100% सबसे पहले फेज ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बाद किसी भी सैंपल का टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ की भी मदद हमें लेनी पड़ेगी इस चीज़ को समझने के लिए। तो क्या है जरा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने 1 kg आइस लिया है। कितना? 1 kg आइस लिया है। मान लीजिए कि हमने 1 kg आइस लिया है। ठीक, तो सोचो जरा 1 kg आइस कितने पे लिया है, कितने टेम्परेचर पे लिया है? एट लिया है 0 डिग्री सी पे लिया है। कोई दिक्कत नहीं, एट क्या लिया है? 0 डिग्री सी पे लिया है। मेरी बात क्लियर है? अच्छा देखो, तो 0 डिग्री सी पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक सैंपल पे आइस ले लिया है। ठीक, तो सोचो जरा, हमने क्या किया, बॉडी को यानी आइस को 1 kg आइस को हीट करना शुरू करवा दिया। तो जब हमने हीट करना शुरू कर दिया तो देखो जरा यहाँ पे देखें टेम्परेचर का राइज, इस ग्राफ को जरा देखिए, इस ग्राफ को, ये ग्राफ 0 से इस O से A तक का सफर तय कर रहा है, लेकिन इस O से A तक के सफर में एक बार भी इसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन ग्रेजुअली एनर्जी मिल रहा है, हीट के फॉर्म में इस सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। बट अब यहाँ पर ये 0 डिग्री सी क्या था? आइस था। अब ये 0 डिग्री से आइस 100% कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री से किसमें? वाटर में। मेरी बात समझ में आई क्या? सबसे पहले ये यहाँ पे था 1 kg आइस एट 0 डिग्री सी, और यहाँ पर है 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सी, यानी कि यहाँ तक टेम्परेचर का कोई भी राइज नहीं हुआ है, लेकिन हीट एब्जॉर्ब किया गया है आइस के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आई। इसी चीज में यानी कि यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किससे किसमें? तो यहाँ हो रहा है सर आइस टू वाटर में, बट टेम्परेचर सेम ही रहेगा। अब आगे आपने और हीट को दिया है, तो देखिए जो ग्राफ है यहाँ से अब A से B की ओर चला है, तो A से B की ओर कैसे चला ग्राफ जरा देखिए। अब 0 डिग्री सी आइस है, सॉरी 0 डिग्री सी वाटर है। अब आपने इसको हीट दिया, तो जो जैसे जैसे आप हीट देते चले जाओगे तो जो लिक्विड है यानी वाटर है ये हीट को गेन करेगा, तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ 0 डिग्री से 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री एंड सो ऑन। और करते करते ये पहुंच जाएगा B पॉइंट पर, जहां पर जो वाटर है वो 100 डिग्री सी पर आ जाता है। कितने पे आ जाता है? 100 डिग्री सी पर। और आपको ही पता है कि 100 डिग्री सी पर वाटर क्या कर जाता है? बॉयल कर जाता है। ये क्लियर है, ध्यान में रहेगा। चलो, तो अब इस जगह पर इस बी पॉइंट पर वाटर जो है वो क्या हो गया है? बॉयल कर गया, और इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री राइज कर गया। और देखिए इसी तरह से सिमिलरली इसका एनर्जी भी एब्जॉर्ब किया गया है। ठीक, यानी जो एनर्जी यानी जो हीट एनर्जी आपने दी है वो यहाँ से यहाँ तक फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर ली गई, और यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर को राइज करने में यूज कर ली गई है। चलिए अब हमने क्या किया है, अब हमने हीट को और कंटिन्यूटी के साथ देते रहे हैं। तो जब देते रहेंगे तो जरा देखिए, अब यहाँ पर है मेरे पास 100 डिग्री सी वाटर जो कि 1 kg अमाउंट में था। अब यहाँ पर देखो ग्रेजुअली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और यहाँ पर इस जगह पर सी पॉइंट पर ये होगा 100 डिग्री सी वाटर वेपर जो कि 1 kg ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो B से C में भी टेम्परेचर का कोई राइज नहीं हुआ है, B से C में भी टेम्परेचर का कोई राइज नहीं हुआ है, बट क्या चीज हुआ है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए एनर्जी का यूज कर लिया गया है। और कौन सा फेज ट्रांसफॉर्मेशन है? वाटर से किस में? वाटर वेपर में हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हमने और क्या किया है, टेम्परेचर को हीट को हम लोगों ने और ग्रेजुअली देते रहा है सिस्टम में। तो उसी हिसाब से जरा देखिए, यहाँ पर हीट भी एब्जॉर्ब होते चला जा रहा है और टेम्परेचर भी राइज होते चला जा रहा है। तो टेम्परेचर में इतने का राइज आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी तरह से क्योंकि अब आगे कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोगों ने इस ग्राफ को इस तरह से बना करके छोड़ दिया है। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब भी किसी सिस्टम को जब आप हीट देंगे तो उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उसका राइज इन टेम्परेचर हो सकता है, या दोनों का दोनों हो सकता है। तो इस ग्राफ में लगातार दोनों की दोनों घटनाएं घट रही थी।
क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिर्फ ओ से ए तक देखें तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, ए से बी तक देखें तो टेम्परेचर राइज है, बी से सी तक अगेन फेज ट्रांसफॉर्मेशन है और सी से डी तक टेम्परेचर राइज है। इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। क्लियर हो गई बात कि जब भी किसी बॉडी को जब हम लोग हीट देते हैं तो उसमें क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। चलिए इसके आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उस हीट का जो कि किसी भी सिस्टम को दिया जाता है ड्यूरिंग देयर राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जब भी किसी सिस्टम को जब आप हीट देते हो और उसका जब टेम्परेचर राइज करता है तो कितना हीट दोगे तो कितना टेम्परेचर का राइज होगा, उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है वो क्या देखा गया है कि जब भी किसी बॉडी को जब आप हीट देते हो, लेट सपोज आप क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, तो जो हीट दिया जाता है वो डिपेंड करता है इसके मास पर, इसके मास पर। यानी कि आप किसी बॉडी अगर सोचो जरा, लेट्स अप ऐसे समझिए जरा कि मान लीजिए मुझे 1 kg आइस दे दिया गया और मुझे 1 kg कोई स्टोन दे दिया गया, या मान लो ऐसा कर लें 1 kg एक रॉड दे दिया गया जो कि आयरन का बना हुआ है और एक 10 kg का दिया गया। तो दोनों ही बॉडी में अगर मैं चाह रहा हूँ कि 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज करवाएं तो निश्चित अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देना होगा। यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर है बात। यानी कि जिस बॉडी को आप हीट दे रहे हो तो जितना अमाउंट ऑफ हीट दोगे किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर तक राइज करवाने के लिए वो मास पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, किसी भी बॉडी को किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर तक जब आप राइज करवाना चाहते हो, उसका टेम्परेचर राइज करवाना चाहते हो, तो उसके लिए जो हीट दोगे वो डिपेंड करेगा डेल्टा थीटा पे। यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या है सर? तो ये है चेंज इन टेम्परेचर या डिफरेंस इन, अच्छा होगा कि डिफरेंस इन टेम्परेचर मैं बोलूँ, ये है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम। बहुत अच्छी बात है ये, आप ध्यान रखेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब बात ये उठती है सिस्टम सराउंडिंग का, इस सराउंडिंग को ही कई बार इन्वायरमेंट भी बोल देते हैं। तो क्या है सर डिफरेंस सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है? तो देखो, सिस्टम वो चीज होता है जिसका टेम्परेचर आप राइज करवाना चाहते हो, और सराउंडिंग वह है जिसमें आपने सिस्टम को रखा हुआ होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, लेट सपोज मैं बात करूं कि मैं सिस्टम हूं, तो ये पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो मेरे लिए सराउंडिंग का काम करेगा। इसके अलावा एक स्फीयर है, एक मेटेलिक स्फीयर है, उसे मैंने क्या कर दिया है, एक बॉक्स में रख दिया है। ठीक है, उस बॉक्स को रख दिया मैंने, उस मान लो उस स्फीयर का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सी था और जिस बॉक्स में मैंने रखा वो 40 डिग्री सी है। तो यहाँ पर डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? सिस्टम का और एटमॉस्फेयर का, सिस्टम का या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसका था 40 डिग्री और स्फीयर का कितना था 10 डिग्री, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सी। तो ये वहाँ पे लिखा जाना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। किस में रखते हो दैट इज सराउंडिंग, किसको रखते हो दैट इज सिस्टम। सिस्टम वो है जिसे आप स्टडी के लिए यूज कर रहे होते हो या अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हो। ठीक है, आ जाइए। अब इन दोनों को मैंने जब कंबाइन किया तो निश्चित है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे जो एस है, स्मॉल एस, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक, जो स्पेसिफिक हीट है वो डिपेंड्स करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पर, और स्पेसिफिक जो है हीट वो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, और इसका डेफिनेशन भी एक बार देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको समझा भी देता हूँ मैं। क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ, यानी स्पेसिफिक हीट क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री सी। What does it mean? इसका मतलब ये है, लेट सपोज करो ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का मैंने क्या कर दिया, 1 ग्राम लिया। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम, 1 kg ग्राम को से फर्क नहीं पड़ता, मैंने 1 ग्राम लिया है। तो इस 1 ग्राम को मैं कितना अमाउंट ऑफ हीट दूं कि इसका टेम्परेचर जितना पहले था उससे 1 डिग्री सी और बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस प्लास्टिक। सिमिलरली वुड के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा, यानी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी किसी भी बॉडी का जब आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो कितना अमाउंट ऑफ हीट दोगे, उसके लिए फॉर्मूला है Q = ms डेल्टा थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। S क्या है? स्पेसिफिक हीट है ना। अब स्पेसिफिक हीट का आप चाहो तो यूनिट निकाल सकते हो, है ना। वो कैसे निकालेंगे? आ जाइए इस इक्वेशन से। S बराबर लिखा जा सकता है Q/m × डेल्टा थीटा। और इसी जगह को आप जरा गौर से देखो तो इस जो हम लोगों ने डिफिनेशन रखा है, इसका डेफिनेशन है वो इस जगह से भी निकल सकता है, इजीली निकल सकता है। आइए यूनिट की बात कर रहे थे, तो Q का क्या होता है यूनिट?
जूल होता है सर, यस सर। मास का क्या होगा, केजी होगा, और इसका क्या होगा, डिग्री सी होगा। तो ये हो गया जूल पर केजी पर डिग्री सी। दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के आगे एक बार क्वेश्चन में एक और टॉपिक दे देता है, मैं उससे भी लिख देता हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट। बहुत ध्यान से सुने, क्वेश्चन अगर ऐसा दे दे तो आप कैसे इसको डील करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट तो क्या मतलब है, सेम डिफिनेशन स्पेसिफिक हीट का ही होगा, बदल कहाँ जाएगा उसको जरा देखिए। मोलर स्पेसिफिक हीट इज ए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, नहीं यूनिट व्हाट, मोल, यूनिट मोल। उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट मोल थ्रू 1 डिग्री सी। यानी कि किसी भी मटेरियल के 1 मोल को 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करवाने में जितना हीट देना होगा, दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर दैट पार्टिकुलर बॉडी। क्लियर है बात। तो ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट। मैंने बोला है, आप इसे प्लीज राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। जो हम लोगों ने अभी पढ़ाई की है उसमें कुछ चीज़ हमें थोड़ी और ज़्यादा जाननी चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मोर फैक्ट्स के रूप में मैंने लिख दी हैं, वो हमें ज़रूरी से उसे पढ़ना होगा, ताकि न्यूमेरिकल्स में हर एक टर्म्स को हम अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, और निश्चित है कि बेसिक जानकारी के लिए आपको इसको जानना ही चाहिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली पॉइंट क्या है, इफ एस इज लो, एस यहाँ पे क्या स्पेसिफिक हीट है, जो अभी हम लोगों ने जस्ट बात की थी ना, वही स्पेसिफिक हीट है। अगर स्पेसिफिक हीट किसी बॉडी का लो है तो जरा देखो ना, इस फॉर्मूले से समझने का प्रयास करो। क्यू इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एम एस डेल्टा थीटा। एस क्या था, स्पेसिफिक हीट था, क्यू क्या था, गिवन हीट था। तो कॉमन सेंस लगाओ, स्पेसिफिक हीट था क्या, कि किसी भी बॉडी का यूनिट मास को 1 डिग्री सी टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना हीट चाहिए। तो सोचो जरा, अगर किसी बॉडी के यूनिट मास को अगर आप कम हीट देते हो और कम हीट में ही वो टेम्परेचर 1 डिग्री सी राइज कर लेता है, तो कम हीट में ही उसका टेम्परेचर का राइज ज़्यादा होगा, यही तो कहा जा रहा है। यानी कि अगर एस की वैल्यू कम है तो टेम्परेचर का राइज ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम जब आपने इसको लिया है, जब आपने 1 ग्राम इसको चुन लिया और अब कम हीट दो और उस कम हीट में ही अगर वो 1 डिग्री से टेम्परेचर का राइज कर जाता है, यानी कि जो मटेरियल है उसको जैसे ही आप अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो बहुत तेज़ी से अपना टेम्परेचर को राइज करेगा। एक एग्जांपल लेना चाहें तो आप स्टील को ले लीजिए। स्टील में बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट ही देंगे तो उसका टेम्परेचर तुरंत राइज कर जाता है। उसी जगह पर यानी कि उसका एस यानी स्पेसिफिक हीट जो स्टील का है वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट जो है क्या होगा, लो होगा। ध्यान रहे इस बात का, स्पेसिफिक हीट स्टील का लो होगा। इसी जगह पे एक दूसरा एग्जांपल आप वुड का ले लो, लकड़ी का ले लो, तो उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, यानी कि पर यूनिट मास उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि वो 1 डिग्री सी टेम्परेचर उसका राइज करवा सके। क्लियर है बात। तो अगर एस इज लो तो कम हीट दोगे तो भी टेम्परेचर का राइज ज्यादा होगा, और इसका उल्टा क्या है, अगर एस हाई है तो अब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो भी उसका टेम्परेचर का राइज कम ही होगा। मेरी बात क्लियर है। चलो अगली बात आ जाती है डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। ये भी आपको जानना चाहिए 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया। तो जो भी चीज डिफिनेशंस होती है ना, जो भी परिभाषाएं होती हैं, उसमें क्लेम नहीं होता, बस उसको याद कर लेना होता है। ठीक है, क्या है वो, कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सी टू 15.5 डिग्री सी। किसको, वाटर को। किसको, वाटर को। कहाँ से कहाँ, 14.5 डिग्री सी से 15.5 डिग्री सी तक का, यानी 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज। लेकिन टेम्परेचर का मिनिमम और हायर क्राइटेरिया फिक्स है। तो 1 डिग्री सी का टेम्परेचर है, लेकिन कहाँ से कहाँ टेम्परेचर का राइज होना चाहिए, 14.5 डिग्री सी से 15.5 डिग्री सी का। जब आप 1 ग्राम वाटर को हीट करते हो तो जितना अमाउंट ऑफ हीट उस वाटर को मिला होगा, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। इसे याद रख लेना है आपको, लिख भी लेना है इसको। आगे बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। तो हमने बात क्या की थी, स्पेसिफिक हीट की क्या बात की थी, कि 1 ग्राम कोई बॉडी है, कोई सैंपल है, उसका 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करवाने में जितना हीट दिया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। लेकिन हीट कैपेसिटी क्या है, लेट सपोज करो मुझे नहीं पता कि इसका मास कितना है, इसका मास अननोन है और मैंने इसे m से डिनोट किया है। तो इस m अमाउंट ऑफ हीट, इस m मास के सैंपल को 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करवाने में जितने हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दिस बॉडी। वहां पर मास फिक्स कर दिया गया था किसमें, स्पेसिफिक हीट में, लेकिन हीट कैपेसिटी मास को फिक्स नहीं किया जाता है। इसलिए रिलेशन आता है
C स्टैंड्स फॉर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट, और ये आपको इतना याद रखना चाहिए हर हालात में। वाटर इक्विवेलेंट का एक कंसेप्ट आता है, तो वाटर इक्विवेलेंट से ही रिलेटेड करके न्यूमेरिकल्स में आपसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो जान लेते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट कहते किसको है। आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बढ़िया से। इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू वाटर एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हीट का जो अमाउंट है वो वाटर को भी वही देना है जो किसी भी सैंपल को दे रहे हैं हम, किसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं हम, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बोथ अप टू सेम रेंज। यहाँ दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि टेम्परेचर का रेंज दोनों का सेम होना चाहिए, यानी डेल्टा थीटा सेम होना चाहिए, और जो वाटर को आप हीट दे रहे हो यानी क्यू दे रहे हो वही अमाउंट ऑफ क्यू किसी को देना है, उस ऑब्जेक्ट को भी देना है। देन अमाउंट ऑफ वाटर विच इज नीड फॉर दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि जो वाटर इक्विवेलेंट है वो अमाउंट ऑफ क्या है, वाटर है। एक बार पूरा समझ लेते हैं बढ़िया से, यानी कहने का मतलब ये गंभीरता से समझे। ऐसे समझो जरा कि इस ग्रीन वाले को वाटर मान लेता हूँ और इसको मैं कोई भी ऑब्जेक्ट या सैंपल मान लेता हूँ, ठीक है। इसको भी उतना ही हीट देना है, इस तरह से अमाउंट की बात नहीं की जा रही, अमाउंट दोनों का कुछ भी हो सकता है, बट इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सी से राइज करना चाहिए वाटर का, और इसका भी 10 डिग्री सी से ही राइज करना चाहिए, ठीक है। तो दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस सैंपल। फिर से एक बार सुन लीजिए, इसका चाहे मास जो भी हो, इसका मास चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट देना है, इस तरह सेम अमाउंट ऑफ हीट देना है, और दोनों का सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रेज करवा देना है। तो इसका मास जो वाटर का होगा वह इस सैंपल के लिए वाटर इक्विवेलेंट बोला जाएगा। क्लियर है बात। आइए इसके लिए एक न्यूमेरिकल छोटा सा डेरिवेशन उसको भी कर लेते हैं। आइए जरा देखिए, यानी कि अगर मान लो मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया वाटर को, तो ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा थीटा, और अगेन मैंने उस सैंपल को दिया तो अमाउंट गिवन टू द सैंपल इक्वल्स टू मास ऑफ सैंपल इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल इनटू डेल्टा थीटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये दोनों चीजें बराबर है, क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है। ओके, इसका मतलब तो ये हो गया क्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू एस। यस सर, तो क्यू डब्ल्यू कितना था, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा थीटा इक्वल्स टू मास ऑफ सैंपल इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा चूंकि दोनों का देखो टेम्परेचर का रेंज, टू रेज द टेम्परेचर बोथ अप टू सेम रेंज, यानी कि डेल्टा थीटा बराबर होने वाला है। तो जो मास ऑफ वाटर है वो क्या आने वाला है, मास ऑफ सैंपल इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। और दिस मास ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं, और आपको इस तरह से इसको समझना चाहिए। और जब भी कोई क्वेश्चन आपको वाटर इक्विवेलेंट के फॉर्म में दिया जाए तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर से आना चाहिए। कुछ और थ्योरीज है जो इस चैप्टर में हमें कवर करना है, उसे भी ग्रेजुअली हम लोग कवर करते चलते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट है ये, और अगला थ्योरी वो है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, तो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है दरअसल, तो जरा समझिए इस बात को। पहले हम लोगों ने Q इक्वल टू एम एस डेल्टा डिराइव किया था, उसमें हम लोगों ने बोला था कि जब भी किसी बॉडी को जब आप हीट देते हो और अगर उसका टेम्परेचर राइज हो रहा हो तो वो हीट कितने के बराबर होगा, तो होगा एम एस डेल्टा थीटा के। लेकिन अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो और आपने वो हीट दिया हो, तो हीट गिवन ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है बात, बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल वही। Amount of energy per unit mass transferred when a sample completely undergoes phase change। क्लियर है बात, पर यूनिट मास आप कितना हीट दे रहे हो जिसे बॉडी जो है वो कंप्लीटली एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दो तरह का होगा, एक तब जब सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता होगा, और एक जब लिक्विड से वेपर या गैस के फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या दो फेजेस आ जाते हैं, हमें पता है ये बात, दो फेजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखिए, वेन अ सैंपल ऑफ, तो सबसे पहले वो क्या बोला हम लोगों ने, जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे उसे मेल्टिंग, और जब लिक्विड से वेपर हो रहा है उसे बोलेंगे हम लोग वेपराइजिंग। ठीक है, वेपराइजेशन या वेपराइजिंग। ठीक है, अब व्हेन अ सैंपल ऑफ मास कंप्लीटली अंडरगोज अ फेज चेंज द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड Q इक्वल्स टू L। यानी कि जरा देखिए, जब भी किसी बॉडी को आप हीट देते हो तो दो घटनाएं घटती हैं।
आप पहली बार हीट दे रहे हो और उसका टेम्परेचर राइज हो रहा हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए ms डेल्टा थीटा। और अगर आप किसी बॉडी को हीट दे रहे हो और उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बनती हो, उस केस में आपका फॉर्मूला यूज करना चाहिए L टाइम्स m। अब ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने डिटेल से जाना, अब इसको थोड़ा जान लेते हैं। सर यहाँ पर Q = Lm तो आपने लिखा है, m क्या है, मास ऑफ द सैंपल है, L क्या है, तो L को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट क्या होगा वो भी समझ लीजिए जरा। देखिए तो यहाँ से फॉर्मूला से L बराबर क्या होगा, Q/m, हाँ या ना, ठीक है। तो हीट गिवन टू द सिस्टम पर यूनिट मास, हीट गिवन टू द सिस्टम पर यूनिट मास इज नोन एज लैटेंट हीट। अब अगर लैटेंट हीट जो है, समझना जरा, लैटेंट हीट जो है वो दो तरीके का हो रहा है। अगर वेपराइजेशन के केस में अगर लैटेंट हीट की बात की जाए, इन दैट केस इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर फ्यूजन के केस में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वेपराइजेशन में क्या होता होगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो रहा होगा, यानी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा लिक्विड से वेपर में। और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में होता है सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक अलग अलग चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक अलग अलग मटेरियल्स के लिए, सैंपल्स के लिए अलग अलग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू अलग अलग होता है। बट इन जनरल हम लोग जो न्यूमेरिकल्स बनाते हैं उसमें वाटर बहुत बार यूज होता है। तो मैंने वाटर के लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू आपको लिख के दे दी है, जो आपको याद रख लेना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये सारी की सारी जो होल थ्योरी थी हमारी, ये आपको अच्छे तरह से समझना चाहिए, अच्छे तरह से पढ़ लेना चाहिए 2 बार 3 बार, क्योंकि अब हम लोग जो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे तो इसके भी न्यूमेरिकल्स और कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक थ्योरी आपका। इसके आगे एक छोटी सी थ्योरी कैलोरीमेट्री की होती है और फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार उन सभी नीडी लोगों को वीडियो शेयर करते रहिए, लगातार उनको बोलते रहिए कि वीडियो देखते रहिए। हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली सारा सिलेबस कवर करेंगे NIET और नीट के लेवल तक, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। ओके।